मेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है। ये मेरे लिए सबसे अनमोल है। बहुत मुश्किल से मैंने इसे कमाया है और अब मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि वो मेरे चेहरे से मेरी कीमती मुस्कान छीन ले। हेलो सुपर लेडीज़, उम्मीद है कि हमारे पिछले वीडियो में घर में मोती की खेती का आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी से जिसकी कहानी देश की कई लेडीज़ को अपनी कहानी जैसी लगेगी। मैं ज़्यादा उनके बारे में खुद कुछ नहीं बताऊँगी, बस आप इतना जान लीजिए कि जिन परिस्थितियों में एक लेडी जीने की आस खो देती है, उन्हीं परिस्थितियों में इन्होंने खुद को संभाल के स्टैंड लेके एक इतिहास रच दिया। ये जाने माने कई प्लेटफॉर्म पे एज ए स्पीकर जा चुकी हैं, जिसमें जोश टॉक भी शामिल है। तो आइए मिलते हैं चंडीगढ़ से मिसेस नेहा द्विवेदी उनियाल जी से और सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो नेहा द्विवेदी उनियाल जी, आपका स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। नमस्ते अंजू जी, सबसे पहले तो मुझे हर टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, आपसे आपके काम और बाकी चीजों के बारे में हम बात करें, उससे पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले हर टॉक्स के सारे व्यूअर्स के लिए मेरा नमस्कार। मैं हूँ नेहा द्विवेदी उनियाल। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट भी हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग किस तरह से किया जाता है, उसके साथ साथ मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए पढ़ाती भी हूँ, लाइक लेक्चरर हूँ एंड लाइफ काउंसलिंग भी करती हूँ साथ में। जी मैम, अब बहुत सारा कुछ करती हैं। सो मैम नेहा जी, जैसे कि मैंने आपके जोश टॉकिंग की वीडियो में देखा था कि आपने लगातार 9 सालों तक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर फेस किया है। तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं जानती हूँ कि इस बारे में बात करना खुद के लिए भी, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे लिए भी पेनफुल है, तो आपके लिए कितना पेनफुल होगा, बट लेकिन हमारे इंटरव्यू के लिए इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो मैम प्लीज थोड़ा इस बारे में बताइए। अंजू जी, वाकई में 9 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी इंसान के लिए मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहन करने का। लाइक ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है जब आपको पता चलता है कि वो आपको आपका अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहा है। बट आप ये तब टॉलरेट करते हो जब आप किसी न किसी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आप उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त करते हो, आप उसकी हर गलत बात को बर्दाश्त करते हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 9 साल मैंने इसी वजह से बर्दाश्त किया बिकॉज हमारी एक बेटी थी और मैंने हमेशा उन्हें मौका देने की कोशिश करी कि चलो ये शायद ज्यादा होगा, इसके बाद नहीं होगा, या इन्हें कभी ना कभी ये रियलाइज होगा कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं। जी, तो इसलिए आपने मूव ऑन किया। जी, वर्कआउट करने के लिए बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी भी कोई एक रीजन इसका कारण नहीं होता। सही बात है, और बहुत 9 सारी चीजों को साल फेस करना बहुत पड़ता बड़ा है। टाइम होता है। जी, बहुत बड़ा टाइम होता है जब आप सतत रोज आपके साथ में कुछ गलत हो रहा हो या कुछ आपको हरासमेंट हो रही हो। तो 9 साल उस हिसाब से बहुत बड़ा पीरियड होता है। और सिर्फ 9 साल नहीं, उसके बाद 5 साल मैंने उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए भी स्ट्रगल किया है। कोर्ट केस लड़ा है मैंने उससे डिवोर्स के लिए। तो वो भी कुल मिलाकर 14 साल का नया बड़ा ज्यादा एक बड़ा स्पान है जिससे मैंने स्ट्रगल करते हुए निकाला है। जी नेहा जी, वैसे मैं पर्सनल लेवल पे पूछना तो नहीं चाहती, पर मेरा मानना है कि आपकी स्टोरी कई फीमेल की स्टोरी होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी उन जैसी लेडीज को इंस्पायर भी करेगी, उन्हें खुद से जोड़ेगी। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि 9 सालों तक ऐसी कौन सी घटना है जिसने आपकी लाइफ को, आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। अंजू जी, किसी भी बड़े डिसीजन के लिए कोई एक घटना रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हमेशा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, यानी एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बस हो गया, मुझे इससे बाहर निकलना है। या कोई एक ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको झंझोड़ दिया जाता है कि अब बस। उनमें से कुछ एक घटना ऐसी है, जैसे
मेरी बेटी जब हुई थी, जब उसका जन्म हुआ था, उसके कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया है, जो कि एक फीमेल की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, एक नाइटमेयर होता है, बुरा सपना होता है कि आपको ये पता चले कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्वॉल्व है। और जब उसके बारे में मैंने सवाल किया तो जवाब में मुझे 5 फ्रैक्चर तक मारा गया, कि जिसमें शरीर में नोज है, 3 रिब्स हैं, हाथ की हड्डी है जिसका निशान अभी भी आप देख सकते हैं। सो इतना, इस हद तक मुझे रात को 12 बजे मारा गया। उसी कंडीशन में रात के 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया और सुबह ले जाया गया हॉस्पिटल पर उस कंडीशन पे कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ। और बिकॉज मेरे पास मेरी बेटी थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा तो मैं किसी पे क्या टॉर्चर कर सकता हूँ, किसी को क्या तकलीफ दे सकता हूँ, और उसके बाद शायद मेरी कंडीशन देख के रियलाइज हो जाए कि बस अब खत्म हो गया, लेट मी, या तो इसके साथ रहूं या इसे छोड़ दूं, पर कम से कम इसे इस तरह से तकलीफ ना दूं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरी तकलीफें सिर्फ बढ़ती गई कंटिन्यूसली, उसके बाद कुछ भी कम नहीं हुआ। मैम आपका किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा? मेरी हिम्मत नहीं थी मेरे पेरेंट्स को बताने की, बिकॉज मेरा लव मैरिज था एंड मेरे फादर इनिशियली रेडी नहीं थे, बट फिर ग्रेजुअली वो तैयार हो गए थे। बट आप जब लव मैरिज करते हो तब आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हो कि इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। एंड इस बात के लिए आज भी मेरे ब्रदर और मेरे फादर मुझ पे नाराज होते हैं कि जिस दिन पहली बार हाथ लगाया था उस दिन आकर क्यों नहीं बोला, इसलिए हमने तुम्हें शादी करके नहीं भेजा था कि कोई तुम्हें इस तरह से मारे या परेशान करे। आज भी उन्हें मुझसे शिकायत है इस चीज की कि आपने हमें इस लायक नहीं समझा कि आप हमसे शेयर कर सको अपनी तकलीफ को। तो सबसे गलत यही डिसीजन हो जाता है कि लेडीज अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करती। जी, लेडीज प्रॉब्लम को शेयर नहीं करती, अपने माँ बाप पे, अपने माँ भाई बहन बाप पे सही भरोसा बात नहीं है, नहीं करती। करती। और सबसे ज्यादा जी, वही साथ देते हैं जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। मेरी कंडीशन में तो मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ा बैकबोन रही है। आज मैं जो कुछ हूँ मैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। तो मुझे ये गलती मैंने करी कि मैंने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में काफी लेडीज को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि उनको अपने पेरेंट्स से बात शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। पेरेंट्स से ज्यादा आपका दुख कोई समझ नहीं सकता, और कोई समझ पेरेंट्स सकता, नहीं राइट। चाहेगा कि हमारी बेटी जिसको हमने इतने प्यार से बड़ा किया उसके साथ इस तरह से इस कुछ हो तरीके रहा से हो। हो रहा हो, राइट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अचानक मतलब फिर ऐसा एकदम से क्या हुआ मैम कि मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई? जो महिला 9 साल से फिजिकली मेंटली टॉर्चर फेस कर रही थी और 2017 में आपने वुमेन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको, तो मैम ये कैसा चेंज, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कैसा चेंज आया, या यूं कहें कि एक कैसा टर्निंग पॉइंट था कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई? अंजू जी, जब तक टॉर्चर किसी वुमेन के ऊपर, औरत के ऊपर होता है तब तक वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब वही सब चीजें, उसके बुरे इफेक्ट्स आपके बच्चे पे आने लगते हैं तब आपकी बर्दाश्त की हद हो जाती है। तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब जो मैंने सहन किया वो मेरा बच्चा नहीं सहन करेगा। मेरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस इंसिडेंस के बाद मेरा हस्बैंड बहुत फ्री हो गया था, उन्होंने चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दिया था, कोई लिमिट्स नहीं बची थी। उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड को घर पे लाना शुरू कर दिया था, घर के गेस्ट बेडरूम को यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो एक दिन मेरी बच्ची ने मुझसे सवाल कर लिया कि मम्मी, ये आंटी कौन है जो गेस्ट बेडरूम में है और ये यहाँ क्यों है? तो एक्चुअली मेरे पास उसकी उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं स्टोन हो गई थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर दैट डे मैंने उस दिन डिसाइड किया कि जो जिंदगी में मैंने अपने लिए चूज करी वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। जब तक मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगी, जब तक मैं मूव ऑन नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा लाइफ नहीं दे पाऊंगी। मुझे उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि नहीं, गलत सहन नहीं करना। तो आज मेरी बच्ची जो है, आज वो बिल्कुल फियरलेस है, या वो आज सबके सामने जाके प्रेस करके बताती है कि मैं नेहा द्विवेदी की बेटी हूँ, तो वो उसी हिसाब से बताती है बिकॉज उसको ये पता है कि मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है और स्पेशली मेरे लिए स्ट्रगल किया है, तो उस चीज का वैल्यू करती है।
जब मैं घर से बाहर निकली तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने जॉब किया, जैसे पहले कॉलेज में लेक्चरर का जॉब किया, जो मैं आज भी करती हूँ, पर आज इनवाइट किया जाता है कि मैम आइए और आप लेक्चर लीजिए कॉलेज में। बट ग्रेजुअली मैंने उसके साथ साथ अपना काम शुरू किया, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, सुबह से लेकर शाम तक का टाइट स्केड्यूल होता था, 6 घंटे कॉलेज के लिए, फिर बचे हुए टाइम पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, साइट विजिट कर रहे हैं, शाम को घर आके बेटी को पढ़ा रहे हैं। सो मैंने ये स्केड्यूल, मतलब एकदम टाइट स्केड्यूल, मेरे कोई हॉलीडे नहीं होता था, नो संडेज, नथिंग। ये मैंने नहीं नहीं करके भी 3-4 साल तक कंटिन्यूस मैंने ये स्केड्यूल फॉलो किया। उसके बाद उस छोटे से ड्यूरेशन में मैंने ग्रो किया, कुछ प्रोजेक्ट्स, स्टीम प्रोजेक्ट्स इंदौर के करें, कुछ अच्छी सोसाइटीज़ के साथ, कुछ वेलफेयर सोसाइटीज़ के साथ इन्वॉल्व होकर काम किया, जहाँ ऐसे लोग आते थे जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती थी, जिनको मुझे लगता था, क्योंकि मैंने उसमें पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया था। मुझे पता है मुझे मेरे बेटे पे कॉन्सेंट्रेट करना है और मेरे वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना है जी। तो उस वजह से जितना मैंने मेरे काम को टाइम दिया, बेटे को टाइम दिया, उसी वजह से मुझे 2017 में जो है वुमेन इन बिजनेस का अवार्ड मिला था जी। कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मैम। मच। जिस सिचुएशन को आपने फेस किया ना मैम, उस सिचुएशन में लेडीज बन जाती हैं या सब खत्म कर देती हैं। तो मैम, बिल्कुल सही बात है। आपने इन सब से निकल के अपने आप को स्टैंड किया, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं लोग लेडीज आपसे इन बातों से लेके आपसे जरूर इंस्पायर होगी, इन बातों को लेके। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और साथ में वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट भी हैं। तो मैम, होता क्या है, एक्चुअली मैम लोगों को पता है कि इंटीरियर डिजाइनर और फेंग शुई होता क्या है, पर मैम उनकी अवेयरनेस के लिए आप जरा उसके बारे में बताइए कि होता क्या है। और मैम, इस फील्ड में आप कैसे आए? मतलब आप अपनी शादी से पहले इस फील्ड में काम कर रही थी, या आपने जब आपका तलाक हुआ उसके बाद आप इस फील्ड में? नहीं, एक्चुअली मैंने कॉलेज में ही इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था। मेरा एजुकेशन इसी फील्ड का है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें मेरे आर्ट में आती है। तो मुझे करना इसी फील्ड में था, बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन। मेरे फादर एक सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन उनका फील्ड था, मुझे इसमें पहले से इंटरेस्ट था, तो मुझे इसी में आगे बढ़ना था। इसमें उनका सपोर्ट भी मुझे काफ़ी मिला। वास्तु एंड फेंग शुई में, बिकॉज मेरी फील्ड की वजह से मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा था, सो मैंने इसमें अपना नॉलेज बढ़ाया और ग्रेजुअली इसमें एक्सेल करते हुए वास्तु कंसल्टेंट की तरह से मैं आज वर्क कर रही हूँ, फेंग शुई और वास्तु। सो मैं जितना पढ़ाती हूँ या वास्तु करती हूँ या उसके सेमिनार लेती हूँ, तो बेसिकली लोग इसको साइंस की तरह लेने के बजाय एस्ट्रोलॉजी की तरह लेना शुरू कर दिए हैं, कि जैसे जैसे पत्रिका दिखाते हैं या उस तरह से लेना शुरू कर दिए। तो लोगों के मिसकंसेप्ट मुझे क्लियर करने पड़ते हैं कि वास्तु को एस्ट्रोलॉजिकली लेने की बजाय आप ज्योग्राफिकली लो, तो शायद उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो मैं बेसिकली सेमिनार्स वगैरह में लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव से वास्तु के बारे में समझाना प्रेफर करती हूँ। सेम इन केस ऑफ फेंग शुई, लोगों को लगता है फेंग शुई का ये अप्लाई कर दिया, वास्तु का ये अप्लाई कर दिया, हमारी लाइफ बदल जाएगी, बट लाइफ नहीं बदलती। बेसिकली ये एक साइंस है जो पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर ड्रैग करने का, खींचने का काम करता है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप कभी भी गलत नहीं सोच पाएंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं जी। जैसे कि आपने अभी अवेयर किया, तो मुझे लगता है कि अब लोगों के जो मतलब गलत सोचते हैं इस बारे में, जो लोगों के दिमाग में है कि ये एस्ट्रोलॉजी है, वो सब चीजें क्लियर होगी जी। जैसे कि मैम, जैसे कि हमें इस इंटरव्यू में पहले भी बातचीत में आपने बताया था कि आपने अभी दूसरी शादी की है। तो नेहा जी, आपने लाइफ में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, शादी के इतने बड़े बुरे अनुभवों के बाद भी आपने फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी की, तो क्यों आपको लगा कि आपको दोबारा ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है ये, नो डाउट। किसी भी मेरे सिचुएशन में जो लड़की है उसके लिए ऐसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेज पे आपको एक हस्बैंड से ज्यादा एक कंपेनियन, एक फ्रेंड की जरूरत होती है। जब आप आपके आसपास के हस्बैंड वाइफ्स को या किसी अच्छे रिलेशनशिप को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप 30-35-40 साल तक रहता है, उसके बाद एक दोस्त की जरूरत होती है जो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, जो आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे या जो आपकी स्पेस को रिस्पेक्ट करे। सो आपको जब आपके कंपैटिबल कोई इंसान मिल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब
आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। लाइक मेरे केस में जैसे मेरे हस्बैंड है, सबसे पहली बात तो हम दोनों सेम सिचुएशन से आए हैं, तो हम ये जानते थे कि हमें लाइफ में क्या नहीं चाहिए। लाइक क्या चाहिए वो तो अब हम डिस्कवर कर रहे हैं बेसिकली, बट हम किस तरह से नहीं रहना चाहते हैं वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे की वैल्यू करना है या एक दूसरे की प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस रखनी है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मेरा अपना एक व्यू है, मेरी अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स है, या मैं खुद खुद मेरा एक वजूद है, तो वो कभी भी उसको इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा मुझे मतलब बढ़ावा देते हैं या मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। लाइक उनका मतलब ये है कि वो ये भी ध्यान रखते हैं कि मेरी प्राइवेसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, मेरा प्रोफेशनल लाइफ जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में हमें भी एक दूसरे के लिए अच्छे से टाइम मिले। जैसे कि हमारा कंडीशन नॉर्मल नहीं है, मैं अब हम दोनों को 2 बेटियां हैं, लाइक उन्हें छोटी उनकी बेटी है, मेरी बेटी है, हम दोनों को मिलाकर अब 2 बेटियां हैं। सो वो मुझे रोज सरप्राइज करते हैं, लाइक वो दोनों के बीच में इतना अच्छा बैलेंस करते हैं, बिकॉज एक बेटी मेरी 7 साल की, एक 14 साल की है, तो दोनों में एज डिफरेंस काफी है, तो उस वजह से दोनों को इतना प्यार से हैंडल करते हैं, दोनों के लिए बराबर समय निकालते हैं, छोटी को छोटी के हिसाब से बचपने के हिसाब से हैंडल करते हैं, बच्ची को बड़ी बच्ची को मेच्योरिटी से करते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत कूल रहते हैं। मतलब ही इज लाइक कभी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारे बीच में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आपको जब घर में इतना अच्छा माहौल मिलता है तो आप एनी टाइम ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हो, ज्यादा अच्छा और बड़ा सोच पाते हो। बिल्कुल सही। सो लाइक वो मुझे हमेशा ही मतलब सरप्राइज, बीइंग ही इज अ स्पोर्ट्समैन बेसिकली, ही इज एन ए क्लास क्रिकेटर एंड IPL भी खेल चुके हैं वो, तो उस हिसाब से जितना उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो उनका यहाँ पे फैमिली में जरूर इम्प्लॉय होता है। मतलब आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल अच्छा लिया। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन। जी तो मैम, हमने देखा कि आप कई नेशनल टीवी चैनल पे बातचीत के लिए गई हैं और कई बड़े डिजिटल और नॉन डिजिटल कैंपेन का भी हिस्सा बनी हैं। तो इतना बड़ा चेंज जो आप अपनी लाइफ में लेकर आई, तो बाकी लेडीज जो इन सब से गुजर रही हैं, तो कैसे ये बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आ सकती? अंजू जी, सबसे पहले मैंने जो आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जब औरत किसी चीज को बर्दाश्त करती है तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से करती है। अगर आप किसी आदमी पे डिपेंडेंट हो किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, तो आप उसकी ज्यादती भी बर्दाश्त करोगे। और सबसे पहले ये फाइंड आउट करना, ये पता लगाना जरूरी कि वो वजह क्या है जिस वजह से आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इतना सब सहन करने के बाद। तो मैक्सिमम केसेस में ये वजह होती है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, कि जब आप पैसे की वजह से आप खुद कुछ नहीं कमा रहे हो और आप पैसे की वजह से किसी पर डिपेंड कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं जितनी भी ऐसी लेडीज है जो ये वीडियो देख रही हैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, कुछ काम करें, पैसे कमाएं। बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे तब आपको एक पार्ट में सोचना बंद करना पड़ेगा, आप फिर सामने वाले को समझा सकते हैं, आप दबने वाला मैटर आपका खत्म हो जाएगा। और मुझे बहुत सारी लेडीज जिनको मैं काउंसिल करती हूँ, सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि मैम हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। सो मेरा उन सबको ये कहना है कि आपको काम करने के लिए डिग्री सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने आसपास ढूंढे, बहुत से आपको ऐसे काम मिलेंगे जो बिना किसी डिग्री बिना किसी सर्टिफिकेट के भी कर रही हैं। एंड बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, यानी मैंने तो पर्सनली बॉम्बे में रिक्शा ड्राइवर भी लेडीज देखी हैं जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए ड्राइव कर रही हैं, ओला कैब वगैरह ड्राइव कर रही हैं। सो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि लेडीज खुद कर रही है। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट या डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंडिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट जरूर है। क्योंकि आज की तारीख में हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि पैसे की वजह से दब के रह रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को खुद को भी दबा लिया ना। अगर हर एक लेडी ये चाहे कि वो कुछ कर, वो अगर ठान ले कि उसको कुछ करना है, तो कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है, पर उसका ठानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे आप और मैं है अंजू जी, अगर हमें घर बैठे भी कुछ काम करना है तो हम जानते हैं हमारे पास 100 तरीके हैं कमाने के। सही कह रहे हैं। तो वो चीजें भी हम सोचने की देर है, उस दहलीज से बाहर निकलिए, आपको 100 दरवाजे मिलेंगे। बिल्कुल। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की मदद किस तरह करती है? मतलब आप ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती है, वास्तु भी करती है, फेंग शुई करती है, तो मैम इसके थ्रू आप लोगों की मदद कैसे करती है? और स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित जो लेडीज हैं,
उनकी मदद आप कैसे करती हैं? जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, काफी लेडीज का मुझे कॉल आता है, वो मुझसे सवाल करती हैं। बेसिकली वो जानती हैं उन्हें क्या करना है। कभी कभी हमें सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे हम दिल खोलकर बात कर सकें, अपनी परेशानियां बता सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम चाहते हैं कुछ करना कि हमारी लाइफ में, लेकिन हमें कैटलाइजर की जरूरत होती है, एक ऐसे बंदे की जो हमें कहे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, नहीं तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में गलत होता है। तो मैक्सिमम टाइम उनके सवाल का जवाब उन्हीं के पास होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बंदे की जरूरत होती है जिससे वो जो बात उसको कर सके बता कि सके। हाँ, कि नहीं तुम सही कर रही हो। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बंदा, लेडीज जो है वो अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से बात करने से डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो, देखिए अगर केयरिंग है तो उनको ऐसा लगेगा कि अभी आके मुझे घर से ले जाएंगे, ऐसा ना हो कि मैं बचा सकूं अपने परिवार को और मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ से ले जाए और मैं ना, मुझे वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते हैं। राइट मैम। उसमें ये होता है कि तुम, हमने शादी कर दी, अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हिसाब से जीना है, जो करना है करो, हम जिंदगी भर तुम्हारा। बहुत केसेस ऐसे भी होते बहुत हैं जहां केसेस ऐसे हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं राइट करते। मैम। तो बट उनका मुझे पहला करना सवाल यही चाहिए। होता है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपसे कुछ कह रही है तो आप सुने, उसकी मदद करें। ये दोनों के लिए, मतलब माँ, हमें भी अपने माँ बाप पे भरोसा करना चाहिए और माँ बाप बिल्कुल को भी हमसे, एकदम सही बात। हम पे भरोसा करना चाहिए। जी। सो मैम, आपकी लाइफ का अल्टीमेट विजन और मिशन क्या है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। बहुत छोटी सी लाइन है पर बहुत सटीक लाइन है। एक बार अपनी लाइफ में आप इम्प्लाई करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ में सुकून है। बिकॉज सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा दूसरे लोगों से उम्मीद रखते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको उतनी ही तकलीफें इन रिटर्न मिलती है। मतलब एक्सपेक्टेशंस आप उतनी ही रखें जितने में आपको 100% गारंटी हो कि हाँ, आपको सामने से आपको उतना पे बैक होगा। पहली बात यह है कि अपने काम पे फोकस करें। आपको ये जैसे बोलते हैं ना, गॉसिप्स हैं ये वो, इन सब चीजों से दूर रखें। बिकॉज आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या है और आपकी प्रॉब्लम्स आप ही होना सॉल्व कर चाहिए। सकते हो। कोई आपकी दूसरा आके नहीं प्रॉब्लम्स कर मैं सकता। आप नहीं कर सकता। आपको सलाह दे सकता है, गुमराह कर राइट। सकता है, लेकिन आपकी परेशानी एट द एंड आप ही को सॉल्व करनी। सॉल्व करनी तो है। बेहतर है कि पहले अपने लाइफ पे फोकस करो, पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर यस। दूसरों की तरफ वो करो। जी। आई विश कि आपकी इस बातों को लेडीज इंप्लीमेंट करेंगी अपनी लाइफ में। जी। मैम, लास्ट का आखिरी मैं सवाल। बीइंग अ कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर और विशेषकर बीइंग अ विक्टिम और सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आप देश की महिलाओं जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने आप पे भरोसा करें। आप पहली बात तो किसी भी तरह का वायलेंस बर्दाश्त ना करें। क्योंकि अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको परेशान करे, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जो बैठ के बात करके सॉल्व ना की जाए। वायलेंस जो है वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ना मेंटल वायलेंस होना चाहिए, ना फिजिकल वायलेंस होना चाहिए। वो एक एक्सट्रीम चीज है जो किसी को भी टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिक बात यह है कि आप पहले ये देखें कि आप समझे कि आपके साथ क्या सही है क्या गलत है, फिर आप आवाज उठाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझाने के बाद भी सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है या वो कंटिन्यू हो रहा है, जो भी वायलेंस आपके साथ किया जा रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने आप को सशक्त करें, फाइनेंशियली सशक्त करें, काम करें। क्योंकि उससे देखिए, जब आप बाहर निकल के काम करती हैं, सबसे पहली चीज जो होती है वो मॉरल आपका हाई होता है, हाई होता आपका है, एटीट्यूड हाई कॉन्फिडेंस होता बढ़ता है, एटीट्यूड हाई होता है, आपका जजमेंट बढ़ता है कि सही क्या है गलत क्या है, आप गलत क्या सोच है। पाती। आप गलत बात पे दबेंगे नहीं उस केस में। बिल्कुल। आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। बट खैर, इसका ये मतलब ही नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो फिर फैमिली में भी परेशानी देती हैं। नहीं, अपने घर को संभालें, प्यार से हर चीज संभालें, को जो मैनेज अच्छा कर करके चलें। सकती हैं। बिल्कुल, घर को भी मैनेज करें, परिवार को भी मैनेज करें, काम को भी मैनेज करें और सब पूरे घर में शांति और प्यार बनाए रखें। सो मेरे बस सबको यही मेरी तरफ से सलाह रहेगी। जी। बिल्कुल नेहा जी, मुझे लगता है कि सब बातों के बाद में लोगों के खासकर लेडीज की मेंटालिटी में काफी चेंज आएगा। नेहा जी, हाँ आपसे जी। बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको भी एक जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे आपने इतना सब सहने के बाद भी ओवरकम किया, कैसे आपने वजूद की लड़ाई लड़ी और आपने बिजनेस और प्रोफेशन को भी सेट किया और फाइनली इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा बिजनेस अवार्ड आपने लिया।
इसके लिए जी क्लैपिंग। मैं और मुझे उम्मीद थैंक है यू सो मच। कि ये वीडियो ऐसी कई फीमेल्स की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सके जो आज भी कई सालों से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और हर टॉक्स आपके जुनून को, आपके जज्बे को सलाम करता मैं है। और आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही साथ सभी लोगों से, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि हर टॉक्स जो फीमेल्स को अपनी बात रखने के लिए इंस्पायर करता है, यहाँ पर आपको फीमेल से रिगार्डिंग इंस्पिरेशन मिलता है। ये एक बहुत देश का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़े रहकर आप रियल लाइफ इंस्पिरेशन को पा सकते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमन या मिसेस नेहा द्विवेदी उनियाल जी। इनसे आज हमने जाना कि कैसे घनघोर अंधेरे में एक छोटी सी किरण पूरा रास्ता दिखा सकती है। नेहा जी से जुड़ने के लिए, उनसे कंसल्ट करने के लिए और उनके बाकी काम जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तु और फेंगशुई आदि की कंसल्टेंसी लेने के लिए नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल हर टॉक्स को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अब बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी अब फिर मिलते हैं ऐसी किसी डायनेमिक फीमेल पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।